तो दोस्तों माफी चाहता हूँ, मैंने एपिसोड को लाने में बहुत ही ज्यादा देरी कर दी। मैं दूसरी सीरीज पर काम कर रहा था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपलोड के 1 घंटा बाद ही बताया कि यह सीरीज ऑलरेडी पूरी तरह से एक्सप्लेन है। इसके बावजूद भी जब मैंने सुबह उठकर देखा तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में तो तबाही मचा कर रखी थी। इस कारण से सारी चीजों छोड़कर मुझे इस सीरीज पर दोबारा काम करना पड़ा। तो हाँ, माफ करिएगा, मेरे पास शब्द नहीं है जिससे कि आप लोगों का शुक्रिया मैं एक्सप्रेस कर सकूं। मैं बस इतना ही कहूंगा, 1000 के 100x लव यू ऑल, खासकर उन लोगों का जिन्होंने की रिपीटेड कमेंट किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पर उससे पहले छोटा सा वार्निंग, अगर आप बच्चे हो तो प्लीज चैनल पर बहुत सारी स्टोरीज हैं, सारे एक से बढ़कर एक है, आप उन्हें जाकर देखिए। कोई भी सीरीज आपको डिसपॉइंट नहीं करेगी। रही बात इस सीरीज की तो यह बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और वायलेंट से भरी हुई है, तो आप लोग इसे ना ही देखो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं कोई भी चीज को सेंसर नहीं करने वाला। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जोंग का उस इंसानी चमड़े वाले बुक पर हिल्सन के ब्लड का यूज करते ही कुछ भयानक हुआ था और वह अचानक ही किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच चुका था, जहां पर उसके सामने एक बला की खूबसूरत एंटिटी प्रकट हुई थी, जिसको देखता हुआ वह पूरी तरह से हैरान हो गया था। तो अब आगे जोंग उस स्पिरिट की पावर को देखते हुए कहता है, यह ग्रीन स्पिरिट की रैंक की नहीं है, वह जरूर डिक्शनरी ऑफ नेचुरलिस्टिक में बताई गई 5th रैंक से बिलोंग करती होगी। शायद वह ब्लू स्पिरिट है। मुझे लगा था कि कोई ग्रीन रैंक की स्पिरिट बाहर निकलेगी, पर मैं तो कुछ ज्यादा ही भाग्यशाली हूँ। इतने में ही वह जमीन के अंदर धंसना शुरू हो चुका था। वह स्पिरिट अपने पावर का यूज करते हुए कहती है, बेवकूफ मोर्टल कहीं के, जल्दी से अपने सोल को खाली करो और अपने लाइफ फोर्स को मुझे सौंप दो। जबकि जोंग सोच रहा होता है, ब्लू रैंक के स्पिरिट वह 100 साल से भी पुरानी होती है, जो कि अपने दायरे में आने वाली सारी चीजों को मति भ्रम में डालकर बेहद ही परेशान कर सकती है। इससे छुटकारा पाने के लिए कम से कम 10 डिवाइनरी की तो आवश्यकता होगी ही। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वह एंटिटी कहती है, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, जल्दी से अपने सोल को खाली करो और अपने लाइफ फोर्स को मुझे सौंप दो। पर जोंग उसकी पावर को सहते हुए अपने मन में कहता है, डिक्शनरी ऑफ नेचुरलिस्टिक में बताया गया था उसके जैसा स्पिरिट एक्सट्रीमली डेंजरस होती है, जिस चीज को मैं अब देख भी सकता हूँ। इतना सोचने के बाद वह कहता है, इंटरेस्टिंग, जिसको सुनता हुआ वह एंटिटी कुछ भी नहीं समझ पाई होती है। तो जोंग उसे बताते हुए कहता है, चाहे वह कोई भी स्पिरिट क्यों ना हो, वह बेहद ही क्यूरियस होती है दूसरों की बॉडी को पोजेस करने के लिए, और तुम भी उन जैसों से कुछ अलग नहीं हो। फिर उनकी रैंक जो कुछ भी क्यों ना हो, स्पिरिट बिना बॉडी के बिल्कुल ही असहाय होती है। इसीलिए अगर तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए तो तुम्हें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जो सुनता हुआ वह एंटिटी पहले तो स्माइल करती है, बाद में जैसे ही अपने हाथों से इशारा करती है तो हम देख पाते हैं ब्लड किसी एरो की तरह जाता हुआ जोंग की बॉडी को फाड़ दिया होता है। बाद में वह एंटिटी बताती है, तुम मूर्ख नस्वर कहीं के, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकते। इसी के साथ वह दोबारा अटैक करती है और जोंग के चेहरे को आधे से भी ज्यादा बर्बाद कर चुकी होती है, जिसके चलते जोंग बड़े ही भयानक तरीके से चिल्लाता है। वहीं वह एंटिटी बता रही होती है, क्या तुम्हें अब समझ में आया, तुम मेरे सामने बिल्कुल ही शक्तिहीन हो, इसीलिए समझदार बनो और अपनी लाइफ फोर्स को खुद से ही मुझे सौंप दो। साथ ही वह सोच रही होती है, मेरे इतने भयानक अटैक के बाद भी वो खड़ा है, उसके अंदर जरूर कुछ तो बात है। पर खैर अब इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये सब सोचने के बाद वो कहती है, चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ, अगर तुम अपने लाइफ फोर्स को मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हारी किसी भी एक इच्छा को पूरा कर दूंगी। तो जोंग कहता है, क्या एक विश, पर तुम ऐसा क्यों ही करोगे। जिस पर वह एंटिटी बताती है, मैं तुमसे इम्प्रेस हूँ, इसीलिए मुझे डर है अगर तुम इसी तरह लड़ते रहोगे तो तुम्हारी लाइफ फोर्स को नुकसान पहुंच सकता है। जो सुन जोंग कहता है, अगर मैं मना कर देता हूँ तो क्या होगा। तो वह स्पिरिट बताती है, तब मैं तुम्हें मार डालूंगी और दूसरे किसी इंसान को ढूंढूंगी। जोंग जिसको सुन कहता है, ठीक है तो चलो मेरे पास एक इच्छा है। वह स्पिरिट जिस पर की बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी होती है, बाद में कहती है, चलो बताओ आखिर क्या है तुम्हारी इच्छा, क्या किसी ने तुम्हें धोखा दिया है या फिर किसी ने तुम्हारे अपने को मार दिया है। बस मुझे उसका नाम बताओ, मैं खुद उसके टुकड़े टुकड़े करूँ
बचाऊंगी, चाहे फिर वो जो कोई भी क्यों ना हो, मैं उसके सोल तक को नहीं छोड़ूंगी। बस मुझे तुम अपनी इच्छा बताओ। जो सुन जोंग डेविल स्माइल के साथ कहता है, मेरी इच्छा बस इतनी सी है, अपनी इस बकवास से मुंह को बंद कर और चुपचाप मेरी नौकरानी बन जा। वह एंटिटी जिस पर बहुत ही ज्यादा भड़क चुकी होती है और तुरंत ही उस पर फिर से अटैक करते हुए कहती है, बेवकूफ, चलो अब इसे संभाल कर दिखाओ, मैं तुम्हारे हजारों टुकड़े कर दूंगी। इतना बोलते हुए वह बहुत ही खतरनाक अटैक को जोंग पर किया होता है, जिसके चलते जोंग काफी ही ज्यादा दूर जाकर गिरा था। वही वह एंटिटी बोल रही होती है, पहले मैं तुम्हारी चमड़ी को निकालूंगी, बाद में तुम्हारी हड्डियों को धूल बना दूंगी और तुम्हारे शरीर के हर एक अंग को काट कर आग में जलाऊंगी, तब तक जब तक कि तुम अपने दर्द सहने की सीमा को पार नहीं कर लेते। हालांकि इसमें तुम्हारी लाइफ फोर्स को थोड़ा सा नुकसान पहुंचेगा, पर अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम देखते हैं जोंग ब्लड की गहराइयों में डूबता हुआ जा रहा था, जहां वह अपने मन में कहता है, यह ब्लड स्ट्रॉबेरी से भी ज्यादा लाल और लोहे का स्वाद का है। मेरा हर एक सेंस बता रहा है कि यह ब्लड है, हालांकि कुछ तो अलग है। जब मैं साइकिथ डीमन था तो मैंने अनगिनत लोगों को मारा था, इतना कि अब मुझे याद भी नहीं है। उस समय पर जब मैंने ब्लड को चखा था तो उससे मुझे जिंदगी की एहसास, सांसों की गर्मी और दर्द से निकला डर, मैं सब कुछ फील कर सकता था। लेकिन ये ब्लड, इसमें कुछ भी नहीं है, यह बस मौत का एक इल्यूजन है। उसके इतना सोचते ही हम देख पाते हैं सारी चीजें टूटना शुरू हो गया होता है, किसी शीशे की तरह, जिसको देखता हुआ वह एंटिटी कुछ समझ पाती उससे पहले ही वहाँ पर एक धमाका होता है और वह काफी ही ज्यादा दूर जाकर गिरे थे। साथ ही अब वे लोग रियलिटी में भी आ चुके थे, जहाँ पर कि यह एंटिटी जोंग को देखते हुए कहती है, नामुमकिन, वह बच्चा आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। इसी के साथ वह कंफर्म करने के लिए जैसे ही अपने बटरफ्लाई को बनाने के बाद जोंग की ओर भेजती है तो वह बटरफ्लाई जोंग से टकराने के बाद किसी पानी की छींटे की तरह लगता है, यानी कि उसकी इल्यूजन सच में जोंग पर अब काम नहीं कर रहा था, जिसके चलते वो एंटिटी कहती है वह बच्चा रिलीज को यूज कर रहा है, एक ऐसा टेक्निक का जिसका की उपयोग इल्यूजन से बचने के लिए किया जाता है। पर फिर भी मेरे इल्यूजन को फर्स्ट रैंक के डिवाइनरी भी इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन यह बच्चा एक डिवाइनरी न होने के बावजूद भी ऐसा कैसे कर पा रहा है, यह तो असंभव है। क्या वह जन्म से ही इतने भयानक डिवाइनरी के टैलेंट को लेकर पैदा हुआ है? उसके चेहरे की ऐसी हवाइयां उड़ा देख जोंग वह बुरी तरह से हंसना शुरू कर देता है, जिसकी हंसी देख वह एंटिटी कहती है, हंसना बंद कर, भले ही तुम मेरे भ्रम से बचने में कामयाब रहा है, परंतु क्या तू सच में सोचता है कि यहाँ से बचकर निकलने के लिए तू सब कुछ कर सकता है? तो जोंग बताता है, मैं उसे लेकर नहीं हंस रहा था, मेरे दिमाग में बस कुछ अजीब चीजें आई थी जिसे लेकर मैं हंस रहा था। जो सुन वह एंटिटी भी पहले तो हैरान होती है, बाद में घबराते हुए कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, जल्दी से उसे नीचे रखो। पर जोंग वो कहाँ ही उसकी बातों को सुनने वाला था। वो कहता है, डिक्शनरी ऑफ नेचुरलिस्टिक के हिसाब से स्पिरिट जितना पुराना होगा वह उतना ही गहरी तरीके से अपने मीडियम से जुड़ा होगा, और यह तुम्हारे लिए भी अलग नहीं है। तो चलो, मेरे दिमाग में कुछ आया है, मैं इसे आजमाने की कोशिश करता हूँ। इसी के साथ वह उस बुक को अपने दांतों से फाड़ना शुरू कर देता है, जिसके चलते उस एंटिटी को बहुत ही बड़ा क्लैश मिलता है और वह भयानक तरीके से चीखती है। लेकिन जोंग उसका मजाक उड़ाते हुए और भी बुरी तरह से उस बुक को फाड़ना शुरू कर देता है, जो देखते हुए वह एंटिटी उसे गालियां देते हुए अपने मन में कहती है, वह किताब पूरी तरह से इविल ऑरा से भरा हुआ है, कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यहाँ तक कि उसे सील करने के लिए भी फर्स्ट रैंक की डिवाइनरी की आवश्यकता पड़ी थी, पर फिर भी वह किसी तरह इसे सील कर पाया था। लेकिन यह बच्चा, इतना सोचने के बाद वह उस पर अटैक करते हुए कहती है, क्या तुम सच में मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो? अगर हाँ तो बताओ मुझे, क्या अब यह भी एक भ्रम है? इसके अलावा मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे लाइफ फोर्स से, तुम बस यहीं पर मर जाओ अपने प्रति ग्रज को लेकर मेरे ग्रेस को ठुकराने के बदले में, क्योंकि मैं तुम्हारे अस्तित्व तक को खत्म कर दूंगी। जो सुन जोंग कहता है, यह कितना अजीब है, जब तुम मेरे हाथों से इस बुक को बड़ी आसानी से ले सकती हो, फिर आखिर तुम क्यों मुझ पर अपने गुस्से को उतारने के लिए बेबस हो? क्या ऐसा हो सकता है तुम इस बुक को छू नहीं सकते? अगर हाँ, तब तो यह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसकी ऐसी हंसी को देख वह एंटिटी और भी ज्यादा पागल होते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस किताब को खाने की? जल्दी से इसे बाहर निकालो, मैंने कहा जल्दी से बाहर निकालो। पर जोंग वो तो स्माइल करता हुआ सोच रहा था, उसने जो मेरे अंदर ब्लड को डाला है वो मेरी बॉडी को तबाह करता हुआ जा रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा पूरा शरीर फट रहा हो। यह दर्द बिल्कुल ही वैसा है जब मैंने पहली बार जहरीली जड़ी बूटियों
को खाया था, पर फिलहाल के लिए मुझे अपने दर्द से ज्यादा उसका भयानक गुस्सा महसूस हो रहा है, साथ ही मेरे प्रति हताश और बदला लेने की इच्छा। यह कितना सुकून भरा है। उसकी ऐसी हंसी को देखते हुए वह एंटिटी कहती है, तुम विस्फोटक नस्वर कहीं के, मैं तुम्हें बिना मारे जिंदा नर्क के आग में जलाऊंगी। इतना बोलते हुए वह लगभग उसे मार ही डाले थे, लेकिन तब भी जब वह उसके चेहरे को देखती है तो वह अभी भी हंस रहा था, जिसके चलते हम देख पाते हैं जोंग अगले ही पल किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था, जहां युद्ध के बाद हर जगह केवल इंसानों की लाशें ही पड़े हुए थे। जो देखता हुआ जोंग कहता है, आखिरकार यह कौन सी जगह है। तभी उसकी नजर अपने सामने जाता है, जहां पर कि रेड हार कर किसी के सामने बैठी हुई थी और अब उसमें इतना ताकत भी नहीं बचा था कि वह अपने स्वॉर्ड को उठा पाए। इसीलिए वह अपने कपड़े को फाड़ती है और उससे अपने स्वॉर्ड को हाथों से बांध लेती है। बाद में वह अपने सामने बैठे हुए बंदे से एंशिएंट भाषा में काफी गुस्से में कुछ कहती है। वही जोंग उसे देखते हुए कहता है, मैं उनकी बातों को नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन मैं निश्चित रूप से उसके तीखे क्रोध को महसूस कर सकता हूँ। उसका ग्रज अंतहीन है। हम देखते हैं रेड वह काफी ही ज्यादा गुस्से में अपने सामने वाले बंदे से काफी कुछ बोल रही होती है, लेकिन चूंकि वह एंशिएंट भाषा होती है तो हम कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। केवल हम उस बंदे को देखते हैं जो कि उसकी ऐसी हालत को देख मजे लेता हुआ हंस रहा होता है। जो देखता हुआ रेड और भी ज्यादा गुस्से में उसकी ओर भागती है उसे मारने के लिए, पर उसकी किस्मत के साथ साथ उसकी शक्ति भी कमजोर थी, जिसके चलते वह पर्सन अपने हाथों को सीधे उसके बॉडी के आर पार कर देता है और अगले ही पल उसके सीने से उसके दिल को बाहर निकाल लेता है। लेकिन रेड वो अभी भी होश में थी और सारी चीजें सुन पा रही थी जब उस पर्सन ने अपने लोगों को ऑर्डर दिया था कुछ भयानक करने की, जिसके चलते वे सारे लोगों ने रेड को चारों तरफ से घेरने के बाद अपने खंजरों को लेकर पहले तो उसकी चमड़ी को छीलता है, बाद में उसके करोड़ों छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और अंत में उसके ब्लड से वही इंसानी चमड़ी वाले किताब को लिखते हैं। लेकिन इन सब के बीच भी रेड जिंदा थी और सारी चीजों को महसूस कर पा रही थी। इतने खतरनाक नजारे को देख जोंग भयानक तरीके से थर्रा चुका था और सुध-बुध को खोया हुआ जमीन पर अवाक बैठा था। हंसना तो दूर की बात है, लेकिन तभी उसे बगल से चिल्लाने की आवाज आती है, यह लाल रस्सी, क्या मैं एक सर्वेंट स्पिरिट बन चुकी हूँ। जो देख जोंग कहता है, अरे बाप रे, यह कितना मजेदार है, आखिर में मुझे एक ब्लू रैंक का स्पिरिट मिल ही गया, कहीं यह कोई सपना तो नहीं। ये सब सोचता हुआ वह मुस्कुरा ही रहा होता है, तभी उसकी हंसी को गायब करते हुए रेड कहती है, जल्दी मुझे इससे आजाद करो। आगे वो कुछ कर पाती तभी जोंग के ऊपर लगा हुआ घाव उसे भी नुकसान पहुंचाने लगता है, जिसके चलते वह तुरंत ही उसे छोड़ देती है। वहीं जोंग उसे देखते हुए कहता है, अभी अभी हुआ क्या कोई सर्वेंट स्पिरिट अपने मास्टर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता? फिर आखिर डीमन सेज के बारे में क्या उसके साथ भी यह सेम है? अगर मैं मर गया तो क्या होगा? हम देखते हैं डीमन सेज वह बाहर खड़ा रो रहा होता है, क्योंकि यह चीज बिल्कुल ही सेम था। मानो अगर जोंग मरा तो शायद वे स्पिरिट भी मर जाएंगे। खैर अंदर जोंग इन सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए रेड से कहता है, चूंकि ऐसा लगता है कि हम दोनों एक साथ फंस चुके हैं तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर दे। मेरा नाम ग्योंग उन मकजुन है और तुम कौन हो? क्या तुम अपना नाम मुझे बता सकती हो? पर जब वह कुछ भी नहीं बोलती है तो जोंग कहता है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा कोई अच्छा सा नाम रख देता हूँ, शायद तुम्हें अपना नाम याद नहीं होगा। बताओ, क्रिम्सन स्टैग डंग बीटल कैसा नाम है? क्या तुम्हें यह पसंद आया? जो सुन रेड कहती है, क्या तुम मरना चाहते हो? तो जोंग बताता है, लगता है कि तुम्हें अपना नाम पसंद नहीं आया है। रेड जो कि सुन और भी ज्यादा भड़कती हुई कहती है, तुम कीड़े कहीं के, मेरे साथ खेलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो जोंग कहता है, ठीक है तो फिर बताओ मुझे अपना नाम। पर वो उसे एक मामूली सा इंसान कहकर अपने नाम को बताने से मना कर देती है और जोंग का पोपट बन चुका था, इसीलिए वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे खुद ही कुछ अच्छा सोचना होगा। इसी के साथ वह कुछ समय तक सोचने के बाद कहता है, चूंकि तुम ब्लू रैंक की हो तो क्यों ना मैं तुम्हें ब्लू बुलाऊं, पर हम लोग इसे रेड ही बुलाएंगे। जिस पर रेड कहती है, तुम्हें जो करना है करो, बस मुझसे बात करना बंद करो। जो सुन जोंग सोचता है, उसमें बहुत ही ज्यादा प्राइड है, मैं उसे अपनी बातों को मनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जो कुछ भी उसे पाने के लिए किया है उसके बाद ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, मुझे उसे धीरे धीरे जीतना होगा। इतना सोचने के बाद वह फिर से उससे बात करने की कोशिश करते हुए कहता है, क्या तुम मुझे इस इंसानी चमड़े वाले किताब के बारे में कुछ बता सकती हो? रेड, आखिर इसके अंदर है क्या? तो वो कहती है, मुझे रेड बुलाना बंद करो, मैं नहीं जानती हूँ कि उसके
अंदर क्या है और मैं काफी बिजी हूँ, तो मुझसे बात भी करना बंद करो। जिससे परेशान होकर जोंग जब उस बुक को खोल कर देखता है तो उसके अंदर हर एक चीज ब्लड से लिखा गया था और पन्ने इंसानी चमड़े से, जिसको देखता हुआ जोंग कहता है, अरे बाप रे, यह कितना इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं इसके अंदर की चीजें समझ नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए वह रेड की ओर देखता है, जो कि उसी की ओर देखता हुआ हंस रही थी। तो वह सोचता है, मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे कुछ बताने वाली है, लगता है कि मुझे खुद से ही इसे समझना होगा। इसी के साथ वह उस किताब के शब्दों को पढ़ना शुरू कर दिया था, जो कि किसी मंत्र टाइप होता है, जिसके हर एक शब्द रेड को हैरान करना अब शुरू कर दिया था, क्योंकि जोंग जैसे जैसे मंत्र को आगे पढ़ता हुआ जा रहा था वैसे ही वैसे उसके अंदर बदलाव आना शुरू हो गया था और काफी ही ज्यादा एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो गया था। पर आगे जब वह उन मंत्रों को और भी ज्यादा कंटिन्यू करता है तो उसके साथ कुछ अजीब होता है। वह बुक उसके हाथों के साथ चिपक चुकी थी, जिसके चलते वो कहता है, मैं इसे छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। तो रेड उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम बेवकूफ कहीं के, आखिर तुम कैसे अट्रैक्शन स्पेल को कास्ट कर सकते हो। जिस पर जोंग कहता है, अब ये कौन सी बला है, क्या मेरा बुक के साथ चिपकना इससे रिलेटेड है। आगे वो कुछ बोल पाता तभी इविल एनर्जी उस पर हावी होना शुरू हो गया था। इस कारण से रेड भी इससे इफेक्ट होना शुरू हो चुकी थी। तो वह तुरंत ही जोंग से कहती है, मूर्ख, सांस लेना बंद कर, साथ ही अपने दिमाग को साफ कर और कुछ भी मत सोच। जो सुन जोंग बिल्कुल ही वैसा ही करता है, जिसके चलते कुछ ही समय बाद वह बुक उसे छोड़ देती है और रेड के सांस में सांस आती है, पर वह कुछ और भी देख हैरान होती है। इस कारण से वो सोचती है, बिना मार्शल आर्ट के एक नॉर्मल इंसान होने के बावजूद भी अट्रैक्शन स्पेल को कैंसिल करने में कामयाब रहा। यह तो सच में लाजवाब है। जरूर वो प्रोडिजियस टैलेंट को पोजेस करता है, नहीं तो उसके जैसे इंसान के लिए यह नामुमकिन था ऐसा करना। मैं उसके जैसे पर्सन को जब जिंदा थी कभी भी नहीं देखे। इतने में ही जोंग कहता है, अरे यार, मैं लगभग मर चुका था, पर ऐसा हुआ क्यों। तो रेड बताती है, क्योंकि तुम अभी भी नहीं जानते हो कि अट्रैक्शन स्पेल को ठीक से कास्ट कैसे किया जाता है। जो सुन जोंग कहता है, क्या बात है, तुम मुझे समझा रही हो। जिस पर रेड फिर से गुस्सा हो चुकी थी और उस पर भड़कते हुए कहती है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम कोई बेवकूफी से भरे काम को मत करो, जिससे कि मैं मुसीबत में पड़ जाऊं। तो जोंग कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। अब मुझे बताओ कि यह अट्रैक्शन स्पेल आखिरकार है क्या। रेड जिसको सुन कहती है, यह स्पेल अपने नाम के जैसे ही चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, साथ ही यह तुम्हारे इंटरनल फ्लो को रिवर्स में और तुम्हारे अंदर आने वाले सभी चीजों को एब्जॉर्ब करने की अनुमति देता है। तो जोंग कहता है, ओह, तो ऐसी बात है, लगता है कि यह किसी मैग्नेट की तरह है, लेकिन मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा नस खींच रहा हो। रेड बताती है, क्योंकि तुमने अट्रैक्ट करने की कोशिश की जब तुम्हारे पास कोई भी चीज नहीं था और न ही फ्लो को रिवर्स में करने के लिए तुम्हारे अंदर कुछ था, इसीलिए तुम्हारा की वो पूरी तरह से उलझ चुका है। तो आगे बढ़ो और उस पर इसे आजमाने की कोशिश करो। जो सुन जोंग तुरंत ही एल्सन के बॉडी को उसके पास लेकर आता है और रेड उसे बताते हुए कहती है, उसके पेट पर हाथ रखो, भले ही मरने के बाद उसकी एनर्जी थोड़ी सी बर्बाद हो चुकी होगी, पर कोई बात नहीं। तो जोंग पूछता है, पेट यानी कि नाभि के पास ही ना। जिस पर रेड बताती है, बेवकूफ, क्या मुझे हर चीज तुम्हें कहनी पड़ेगी। जोंग जिसको सुन बोलता है, अरे यार, मुझे कैसे पता रहेगा पेट पर कहाँ पर रखना है, इसीलिए मैंने पूछा। तो रेड कहती है, खैर चलो आगे बढ़ो और अपने अट्रैक्शन स्पेल को दोबारा कास्ट करो। जिस पर जोंग ठीक वैसा ही करता है जैसा कि उससे कहा गया था। वह अपने हाथों को एल्सन के बॉडी पर रखते हुए उसकी एनर्जी को सोखना शुरू कर देता है, कई सारे मंत्रों को पढ़ते हुए। इस कारण से थोड़ी ही देर बाद उसे काफी ही ज्यादा हैरानी होती है, क्योंकि एल्सन की एनर्जी वह उसके नाभि के पास जाकर इकट्ठा होना शुरू हो चुका था अट्रैक्शन स्पेल के कास्ट करते ही। तो रेड बताती है, वह किसी भी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, फिर की कौन सी बड़ी बात है, बताओ मुझे, यह तुम्हें कैसा लग रहा है। जोंग बताता है, यह तो लाजवाब है। पर कुछ समय बाद जब उसे काफी ज्यादा एनर्जी को सोख लिया होता है तो वह हैरानी के साथ उसे देखते हुए कहता है, क्या यह वही की है जिसके बारे में कि चैन बता रहा था। उसने कहा था कि को इकट्ठा करना बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है, पर मैं इस तरीके से तो किसी से भी ज्यादा जल्दी की को इकट्ठा कर सकता हूँ और अन्य दूसरे इंसान से ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। ये सब सोचता हुआ वह शो ऑफ कर ही रहा होता है, तभी उसकी एनर्जी गायब हो जाती है। जिसके बारे में जब वो रेड से पूछता है तो रेड बताती है, तुम्हें की को बाहर निकालने के लिए पहले उसे ध्यान करके इकट्ठा करना होगा। हालांकि तुमने जिस तरह से इकट्ठा किया है वह एक यूनिक तरीका है, इस कारण से यह दूसरे क्यूआई के साथ मिक्स नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में कहूँ तो अट्रैक्शन स्पेल के साथ तुम अपने क्यूआई के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। जो सुन जोंग कहता है, अरे यार, मुझे लगा था कि मैं इसके साथ
कम समय में ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा क्यूआई को इकट्ठा करके। तो रेड बताती है मास्टर बनना इतना आसान भी नहीं है बच्चे, पर खैर तुम ज्यादा निराश मत हो, अट्रैक्शन स्पेल को तुम कास्ट कर सकते हो, यह बहुत बड़ी बात है। इतना बोलते हुए वह सोचती है 8 अवेकनिंग में से अट्रैक्शन स्पेल फर्स्ट लेवल का है जो कि सबसे बेसिक है। हालांकि अगर वह एक भी स्पेल को मास्टर कर लेता है तो एंडलेस हाइडन प्रिंसिपल को वह अनलॉक कर सकता है। अलग बात है कि वह तुरंत बाद ही बिखर जाए। आगे वो कहती है चलो कि सर्कुलेशन को कंसंट्रेट करके अपने हाथों में एनर्जी को गैदर करने की कोशिश करो। जो सुनजोंग वो फिर से कुछ भी नहीं समझ पाया होता है और उससे पूछता है अब यह कि सर्कुलेशन वो क्या होता है, जिस पर रेड कहती है हे भगवान, मेरा किस मूर्ख से पाला पड़ चुका है, बस अपने मन में इसकी छवि बनाओ, अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो यह अपने आप ही बाहर आ जाएगी। साथ ही वो सोच रही होती है उसके जैसे नवसीखिए को बिना गाइड बुक के इसे करना असंभव होगा, लेकिन शर्म की बात है कि उसके पास बहुत ही ज्यादा टैलेंट है, पर फिर भी उसे थोड़ा सा तो समय लगेगा ही। वो ये सब सोचता हुआ जोंग को देख ही रहा होता है, तभी जोंग एक ही बारी में अपने क्यूआई को बाहर निकालने में कामयाब था। जो देखता हुआ रेड की तो आंख ही बाहर निकल चुकी थी। वहीं जोंग जब अपने क्यूआई के साथ पंच करता है तो उसके सामने वाला पिलर वह तबाह हो चुका था, साथ ही उसकी स्पीड भी बेहद ही ज्यादा अधिक थी। जो देखता हुआ रेड कहती है असंभव, यह मोर्टल नवसीखिया मार्शल आर्टिस्ट कहेगा, वह एक ही बार में ऐसा कैसे कर सकता है, आखिर यह बंदा है कौन। मैंने अपनी जिंदा लाइफ में कई इनक्रेडिबल मेन कैरेक्टरों को देखा है, पर मैं इसके जैसा टैलेंट वाला किसी को भी नहीं देखा, वह आया कहां से है। दूसरी तरफ जोंग अपने ऐसी पावर को देख कहता है अब मुझे समझ आ रहा है हर कोई क्यों मार्शल आर्ट के लिए इतना क्यूरियस होता है, अब तो लोगों को मैं बड़ी ही आसानी के साथ खत्म कर सकता हूँ। वही इधर रेड सोच रही थी उसका यह टैलेंट भयानक है, लोग तो बेकार में ही मार्शल आर्ट को लेकर इतने मेहनत करते हैं, जबकि यह बंदा तो बिना ट्रेनिंग के ही इतना पावरफुल बन सकता है। तभी जोंग उससे पूछता है एंडलेस रेंज हाइडन प्रिंसिपल का दूसरा स्पेल कौन सा है, तो रेड बताती है वेल, पर तुरंत ही दूसरे ही पल वह चुप हो जाती है और उसे याद आता है कि उसे उससे बात नहीं करनी है, तो वह वहाँ से जाते हुए कहती है मैं तो लगभग तुम्हारे झांसे में आ ही चुकी थी, मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करूंगी। इतना बोलते हुए वह सोचती है वह मेरी बातों को सुनते ही समझ लेता है, इसीलिए मैंने बिना रियलाइजेशन के उसे काफी कुछ बता दिया। अब मुझे समझ आ रहा है कि वे बुढ़े लोग क्यों अपने स्टूडेंट को लेकर इतनी बातें करते रहते हैं। तभी जोंग उसे पीछे से आवाज लगाते हुए रोकने की कोशिश करता है तो वह उससे कहती है मुझसे बात मत करो। जो सुन जोंग अपने हाथों में अचानक से ही डार्क एनर्जी को देखता हुआ कहता है लगता है कि अभी के लिए इतना ही, यह काफी बुरा है, मुझे उससे इसके बारे में कुछ पूछना था। उसने कहा था कि वह अपने आप ही गायब हो जाएगी, लेकिन यह ठंडी एनर्जी ये है क्या मैं उससे इसके बारे में दोबारा पूछूं? रहने दो, वह नहीं बताने वाली है, भले ही मैं उससे क्यों ना पूछूं, तो चलो इसे खुद से ही समझना मजेदार होगा। यह सब सोचने के बाद वह रेड से कहता है चलो अब यहाँ से हम चलते हैं। अगले सीन में हम एक अनजान सी जगह को देखते हैं जो कि डिवाइनरी का अड्डा था, छाया भूत। वहाँ पर लेडी श्यो का बॉडीगार्ड एन होंग आ चुकी थी उसके कहे अनुसार। बाद में जब वह छाया भूत पगोडा के अंदर जाती है तो वह अपने सामने वह अजीबोगरीब चीजों को इनकाउंटर करती है, जहाँ उसके सामने एक बड़ी ही खतरनाक भयानक तरीके के एक स्केलेटन मूर्ति थी, जिसको देखते हुए वो कहती है आखिरकार इतनी अशुभ चीजें इस जगह पर क्यों भरी पड़ी है। इतना बोलते हुए वह एक जलती हुई आग के पास जाती है और किसी को बताना शुरू करती है जैसा कि मैंने पत्र में कहा था, डिवाइनरी सिनमायो की मौत हो चुकी है। उनका सामना योनमक हाउस होल्ड के तीसरे बेटे जोंग से हुआ था, इसीलिए मैं हिलेरी चौक से यहाँ पर मुआवजे के तौर पर 300 सिल्वर कॉइन को लेकर आई हूँ। इसके अलावा अगर आप हमारे मिशन को स्वीकार करते हैं तो 400 सिल्वर कॉइन अतिरिक्त मैं आपको यहाँ पर दूंगी। मिशन है लॉर्ड जोंग को निपटाना, क्या आप हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हैं? उसके इतना बोलते ही थोड़े समय के लिए उस पूरे जगह पर एक खामोशी सी छा चुकी थी, पर कुछ ही समय बाद वहाँ पर जल रही दिया वह बुझ जाती है और मिशन वह एक्सेप्ट हो चुका था, जिस पर कहती है अब यह काम मैं आपके हाथों में छोड़ती हूँ। इतना बोलने के बाद वह उस पगोडे से बाहर निकलने के बाद सोचती है मुझे यकीन है वहाँ पर कोई भी नहीं था, पर ऐसा क्यों महसूस हो रहा था कि मानो चारों तरफ से वे लोग मुझे देख रहे हैं। यह सच में बहुत ही ज्यादा डरावनी जगह है, अगर मुझे ऑर्डर नहीं मिला होता तो मैं कभी भी ऐसी जगह पर नहीं आती। जबकि दूसरी तरफ उसके चले जाने के बाद हम उस पगोडे के अंदर देखते हैं जहाँ पर कि डिवाइनरी का मरा हुआ बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन तभी एक रिंग बजती है और एक आवाज सुनाई
देती है। निश्चित रूप से यही विल स्पिरिट का काम है। जैसा कि उसने कहा था हवा में उठने वाली नौकरानी की बात, तो यह जरूर येलो रैंक की स्पिरिट होगी। शायद तीसरे बेटे को किसी स्पिरिट ने पोजेस कर लिया है या फिर उसने उस स्पिरिट को अपना सर्वेंट बना लिया है। नहीं, यह नहीं हो सकता, यह संभव है। भले ही हम किसी जानवर, किसी भूत या फिर एक अच्छी राक्षस की आत्मा को टेम कर सकते हैं, लेकिन किसी गुस्से से भरे गरज को नहीं, उसे सर्वेंट नहीं बनाया जा सकता। ऐसा लगता है कि हम बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में फंस चुके हैं। इसीलिए तुम में से कोई एक यहाँ से जाओ और सिनमायाओं के आत्मा की शांति के लिए तीसरे बेटे को खत्म कर दो। जोसुन एक पर्सन सामने आते हुए कहता है, जैसी आपकी इच्छा। उसके न बोलते ही यह चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। रही बात आगे के एपिसोड के आने की, तो जैसा कि मैंने पहले कहा, आप में से काफी सारे लोग बता रहे हैं कि इस सीरीज को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो मैंने उस चैनल पर जाकर देखा, व्यूज तो हैं, लेकिन उतना भी नहीं, पर इतना जरूर है कि मेरे व्यूज कम हो चुके हैं। तो अब मेरा इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करने का पूरा मोटिवेशन डाउन हो चुका है। मैं नहीं जानता कि इसका अगला एपिसोड अब कब आएगा, क्योंकि यार फिलहाल के लिए मुझे व्यूज चाहिए। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। मेरी हालत अभी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं बिना व्यूज वाले सीरीज पर काम कर सकूं। इसीलिए चैनल जब अच्छी तरह से ग्रो कर जाएगा तब मैं उन सारी पेंडिंग सीरीज को दोबारा कंटिन्यू करूंगा। इसीलिए चिंता मत करो, मैं भले ही अभी इसे बंद कर रहा हूं, पर हो सकता है कभी कभार मैं इसका टाइम टू टाइम एपिसोड डाल दूं। इसलिए माफ करना दोस्तों। आप लोगों को लग रहा होगा कि 20,000 30,000 व्यूज आ रहे हैं, अब और कितना चाहिए, पर मैं आपको बता दूं उतने व्यूज बहुत ही ज्यादा कम है। अगर 200 रुपया भी आ जाए तो बहुत होता है, जबकि मेहनत दिन रात की होती है। खैर, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को देख सकते हो।